तिवारी, भूगोल विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पुनः बीए प्रथम वर्ष के प्रथम कोर्स पर यानी फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर के आए हैं वह है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में द्वैतवादी संकल्पना। इससे पहले की जो हमारी सीरीज थी अद्वैतवादी संकल्पना, जिसको आपने स्टडी किया, इसके बाद आपका आता है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में द्वैतवादी संकल्पना। इसको आज हम अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और इसके अध्ययन का मूल उद्देश्य क्या है। तो आप देखेंगे कि हम सबसे पहले द्वैतवादी संकल्पना को जानेंगे कि द्वैतवादी संकल्पना क्या है और इस संकल्पना के जो समर्थक हैं, जो विचारक हैं, जो विद्वान हैं, उसमें आते हैं जेम्स जेफरी, रसेल, ऑटो स्मिथ आदि ने जो अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे और यही हमारा आज का मूल उद्देश्य है। सबसे पहले हम जाने कि द्वैतवादी संकल्पना क्या है। तो आप जानते हैं, मैंने पिछले बार आपको बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विभिन्न संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, उसमें द्वैतवादी संकल्पना भी आता है। इस संकल्पना के जो समर्थक हैं, विचारक हैं, उनका मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं बल्कि दो तारे से हुई है। यही दो तारे आपस में टकराए और इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यानी अद्वैतवादी संकल्पना जो इससे पहले आपको सीरीज में पढ़ाया गया था, जिसमें बताया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक तारे से हुआ है, लेकिन इसमें अब बताया जाएगा आपको, इसमें आपको जानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारे से हुई है। यानी कि सूर्य और सूर्य के अलावा भी एक और तारा इस ब्रह्मांड में विद्यमान था और उन्हीं के परिणाम स्वरूप पृथ्वी और शेष अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो आपके जेम्स हैं, जेफरी हैं, रसेल हैं और ऑटो स्मिथ हैं। ये तीन ऐसे विद्वान हैं, विचारक हैं जो इस द्वैतवादी संकल्पना का समर्थन करते हैं और अपने अनुसार इन्होंने अपनी अपनी संकल्पनाओं को प्रस्तुत किया है। आइए हम एक एक की संकल्पना को आपको समझाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में किस प्रकार से इन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया और समझाने का प्रयास किया कि ऐसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो सबसे पहली परिकल्पना आती है पृथ्वी की उत्पत्ति में, वह है जेम्स एवं जेफरी की ज्वारीय संकल्पना, जिसको इन्होंने 1919 ईस्वी में दिया था। और इन दोनों विद्वानों का मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारे से हुई है। इसमें जेम्स ने सबसे पहले अपना विचार दिया और बताया कि सबसे पहले सौरमंडल में सूर्य था और इस सूर्य के अलावा एक और भी तारा विद्यमान था। ठीक है, सूर्य था और सूर्य के अलावा एक और तारा विद्यमान था। मान लीजिए सूर्य हो गया और इसके अलावा भी एक और तारा विद्यमान था और जो दूसरा तारा विद्यमान था उसी के परिणाम स्वरूप, चूंकि यह सूर्य की अपेक्षा बड़ा था और बड़ा होने की वजह से इसका जो प्रभाव था वह सूर्य पे पड़ा। जब यह सूर्य से नजदीक आया तो नजदीक आने के परिणाम स्वरूप सूर्य के अंदर एक ज्वार उत्पन्न होने लगा, ज्वारीय बल कार्य करने लगा और इसके परिणाम स्वरूप कुछ भाग, सूर्य का जो कुछ भाग टूट करके ऐसे फिलामेंट के रूप में बाहर की ओर निकलने लगा, खींच गया, बाहर की ओर चला गया और यही टूट करके पुनः ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। जेम्स का मानना था कि सूर्य के अलावा जो दूसरा तारा था वह काफी प्रभावशाली था और उसके ही आकर्षण के कारण सूर्य ने एक ज्वारीय बल कार्य किया और उसी ज्वारीय बल के परिणाम स्वरूप
सूर्य का कुछ भाग फिलामेंट के रूप में, कुछ भाग फिलामेंट के रूप में सूर्य से खींच के बाहर निकल गया और यही कारण जब टूटा, विखंडित हुआ तो पृथ्वी और शेष अन्य ग्रह निर्मित हुए। ठीक है, आगे चल करके इन्हीं के जो समर्थक हैं वो जेफरी महोदय हैं, उन्होंने बताया, जेफरीज का मानना था कि सूर्य के अलावा दो जो तारे थे वह इन दो तारों के अलावा, यानी कि एक सूर्य और दूसरा जो दूसरा तारा, इसके अलावा भी एक अन्य तारा विद्यमान था और इसी अन्य तारे के आपसी टकराव के कारण, यानी कि जो दूसरा बड़ा वाला तारा था और सूर्य का जो अन्य साथी तारा था, उसी के आपस में टकराने से पृथ्वी और शेष अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। हालांकि आगे चल करके इनकी आलोचनाएं भी हुई, कुछ आधारों पे विशेषज्ञों ने, विचारकों ने इनकी मूल्यांकन किया और बताया कि ब्रह्मांड में जो तारे हैं एक दूसरे से इतनी दूरी पे स्थित हैं कि उसमें आपस में टकराने की कोई संभावना नहीं बनती है। जबकि जेम्स जेफरी ने बताया कि यह आपस में जब टकराए, जैसा कि जेफरी ने बताया कि सूर्य के पास जो एक तारा था वह और जो बड़ा तारा था वही जब आपस में टकराए तो शेष ग्रह निर्मित हुए, यानी पृथ्वी और शेष ग्रह। लेकिन आलोचना के तौर पे हम बता सकते हैं कि जो तारे की स्थिति है ब्रह्मांड में वो इतनी दूरी पे है कि उसमें आपस में टकराने की कोई संभावना नहीं बनती है। दूसरा चीज आपको इस आधार पे आलोचना भी कर सकते हैं कि जिस तारे से ज्वारी उद्भेदन हुआ, जैसा कि जेम्स ने बताया था कि ज्वारी बल कार्य किया और पिरामिड के रूप में कुछ भाग सूर्य से बाहर की ओर निकला, लेकिन जो तारा बड़ा तारा था वह पुनः कहां चला गया, इसका इन्होंने कोई समाधान नहीं बताया। फिर भी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जेम्स एंड जेफरी की जो ज्वारी संकल्पना थी बहुत ही लोकप्रिय थी और लंबे समय तक इसको लोगों का समर्थन प्राप्त होता रहा। आगे आप कहता है जो दूसरा संकल्पना है, दूसरे जो विचारक हैं वह है रसेल। इन्होंने द्वैतारक संकल्पना को प्रतिपादित किया था पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, द्वैतारक संकल्पना। और इन्होंने बताया कि आदिकाल से ही, मतलब बहुत पहले से ही सूर्य के पास दो तारे थे। ध्यान से सुनिए आप कि सूर्य के पास दो तारे थे और इन दो तारों के अलावा बाद में एक बृहद तारा सूर्य के का जो साथी तारा था, जैसे आदिकाल में सूर्य के पास एक अन्य साथी तारा पहले से विद्यमान था और वह सूर्य का परिक्रमा कर रहा था, लेकिन बाद में एक और तारा आया, यानी कि तीसरा तारा आया और वह धीरे धीरे जैसे जैसे साथी तारे के, यानी कि सूर्य का जो साथी तारा था, जैसे आप देखेंगे सूर्य का जो साथी तारा था यह सूर्य है और इसका एक साथी तारा था और इसमें एक अन्य बड़ा तारा जैसे जैसे इस साथी तारे के नजदीक आता चला गया वैसे वैसे इस साथी तारे में उभार होने लगा। इस साथी तारे में सूर्य का जो साथी तारा है उसमें उभार होने लगा और उभार होने के परिणाम स्वरूप एक वक्त आया कि अब टूट करके बिल्कुल अलग हो गया और इसी साथी तारे के चारों तरफ परिक्रमा करना लगा। जैसे साथी तारा घूम रहा था वैसे यह टूट करके घूमने लगे और इसी से पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। आगे चल करके इनकी भी आलोचनाएं की गई विद्वानों ने। रसेल ने भी इस संकल्पना का जो खंडन किया और बताया कि साथी तारे से जो निकले पदार्थ हैं ग्रह तो बने, लेकिन साथी तारा जो सूर्य का जो साथी तारा था
जो शेष भाग उसका छूट गया, जो अवशिष्ट पदार्थ थे वो कहां चले गए? इसका रसेल के पास कोई समाधान नहीं है। और इसके अलावा भी हम मूल्यांकन के तौर पे कह सकते हैं कि यदि मान लिया जाए कि सभी ग्रह सूर्य के आकर्षण में आ गए, पृथ्वी, मंगल, मतलब जितने ग्रह थे, लेकिन यह किस प्रक्रिया द्वारा संभव हुआ, इसका रसेल ने भी कोई समाधान नहीं किया था, ना तो कोई तर्क प्रस्तुत कर पाए। इस आधार पर हम इनकी आलोचनाएं कर सकते हैं। फिर भी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में रसेल का द्वैतारक संकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना माना जाता है। आगे पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में आपका आता है आर्डो स्मिथ की अंतःध्रुव तारक संकल्पना। अंतःध्रुव तारक संकल्पना इन्होंने 1943 ईस्वी में 1943 में अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया था और बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों के आपसी संयोग के द्वारा हुई है। इनका मानना था कि कालांतर में सूर्य जब आकाश गंगा से होकर के गुजर रहा था तो अपनी गुरुत्वा या आकर्षण शक्ति के कारण उस मंदाकिनी उस ब्रह्मांड में जितने भी गैस, धूल कण और बादल ये सब थे, उन सभी को अपने साथ आकर्षित करता चला गया और कालांतर में जब यह बृहद पैमाने पर हो गए, बहुत बड़ा खासा उसमें ढेर हो गया, तो इसमें संघनन की क्रिया हुई और इसी के द्वारा अन्य ग्रह, पृथ्वी और शेष अन्य ग्रह निर्मित हुए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना इसको? बहुत बढ़िया। इसके बाद इनकी भी आगे चल करके आर्डो स्मिथ के भी अंतःतारक परिकल्पना की आलोचनाएं की गई, विद्वानों ने इनकी भी आलोचनाएं की गई। हालांकि इनका यह संकल्पना बहुत ही लोकप्रिय रहा है और आज के परिवेश में जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में ग्रहों का जो आपसी दूरी है, सूर्य से अन्य ग्रहों के जो कोणीय आवेग है, ग्रहों का जो अंतर है, इन सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उसको समझाने में यह बिल्कुल सुलभ है, समझाने में समर्थवान है। लेकिन फिर भी कुछ आधारों पे इसके भी आलोचनाएं की गई। जैसे आप जान सकते हैं या आपको भी बताया गया है कि धूल और कण, जैसा कि आर्डो स्मिथ मानते हैं कि धूल और कण से पृथ्वी और शेष अन्य ग्रह निर्मित हुए, लेकिन इतने छोटे अणु, इतने छोटे कण कैसे सूर्य के आकर्षण में आए, इसका आर्डो स्मिथ ने कोई समाधान नहीं किया था। ठीक है, फिर भी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में आर्डो स्मिथ का यह सिद्धांत बहुत ही लंबे समय तक लोकप्रिय भी रहा और आगे चल करके पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में एक नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ, एक नई संकल्पना का उदय हुआ और उसको हम लोग आधुनिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, मॉडर्न थियरी। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति को वैज्ञानिक तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से, एकदम जैसे लैबोरेटरी, जैसे लैब में किसी चीज को सिद्ध किया जाता है, उस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने का प्रयास किया गया और इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, प्रतिपादक हैं, वह है, इसके अंतर्गत जो आता है, जो सिद्धांत आता है वह है बिग बैंग सिद्धांत और दूसरा आता है आपका स्फटिक का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत इसको प्रसिद्ध बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेटेयर ने इसका प्रतिपादन किया था 1994-96 ईस्वी के दौरान। बेल्जियम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेटेयर ने बताया कि आज से लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक सिमटे हुई अवस्था में था, बिल्कुल संकुचित अवस्था में था और अचानक इसमें विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के आधार पे विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह, तारे आदि सभी निर्मित हुए
और यह दिन प्रतिदिन इसका विस्तार हो रहा है, ऐसा महाविस्फोटक, ऐसा बिग बैंग सिद्धांत के समर्थकों या उनके वैज्ञानिकों का मानना है। इसको हम पृथ्वी की उत्पत्ति के नवीन सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका आता है स्फीति का सिद्धांत, जिसको एलन गुथ ने 1980 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। यह बिग बैंग सिद्धांत के बहुत ज्यादा समर्थक नहीं थे। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत की कुछ कमियों को दूर करने के लिए इस सिद्धांत को लाया। आगे के वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।